सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। इसमें सेंट्रल हज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुई, पिछले 2.5 वर्ष हो गया। और मैंने एक सवाल अनस्टार्ट क्वेश्चन में 839 जो 2 दिसंबर को माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा, उसमें भी लगभग प्रक्रिया समझाई गई कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आते हैं उनके का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। इवन इस सदन से भी 2 सदस्य जो है वो कई इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उनको भी नहीं लिया गया। 2.5 साल हो गया। मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी ने इसमें आखिर में प्रक्रिया समझाते हुए लिखा है कि मैटर सब जुडिस है। मैटर सब जुडिस पिछले 2.5 साल में नहीं, तब 3 दिसंबर को कोर्ट ने नोटिस किया है, तो आप मैटर सब जुडिस बता रहे हैं। हज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन टाइमली ना होने से पिछले कई वर्षों से इतनी दिक्कत हुई है। भले ही हज नहीं हुआ पिछले 2 साल में, लेकिन जो 21 जगह से फ्लाइट्स हज की जाती थीं, जिसमें वाराणसी भी था, चेन्नई भी था, इवन कई मुख्यमंत्रियों ने लेटर लिखा है, तो ये सब अपना एडमिनिस्ट्रेशन करके कई जगह मैं प्रोपोर्शन पूछ रहा हूं माननीय सभापति जी, आपका संरक्षण मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। संरक्षण जब भी मिलेगा जब प्रश्न पूछोगे। प्रश्न पूछ रहा हूं मैं वही पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो। और उसके साथ साथ एक जो हज के तरफ से ये आता था कि सब्सिडी बहुत दी जाती है। अच्छा हुआ ये सब्सिडी खत्म हुई, क्योंकि ये जो हाजी थे, जो जाने वाले थे, उस समाज के लोगों से बार बार वो ये पहल होती थी कि ये सब्सिडी महाराजा को ना दे करके ये सब्सिडी खत्म की जाए। अच्छा है कि महाराजा भी अब जो है टाटा को दिया जा रहा है, क्योंकि वो एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी कभी हाजियों को नहीं दी जाती थी। ये अच्छा हुआ सरकार ने एक सब प्रश्न तो कर लूं मैं, सरकार ने ये वादा किया था कि ये सब्सिडी खत्म करके जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले सालों में कितनी स्कॉलरशिप का पैसा उन लड़कियों को, गरीब लड़कियों को दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो माननीय सदस्य ने कहा है कि हज कमेटी और हज कमेटी के कारण पूरी की पूरी हज की व्यवस्था में दिक्कत आ रही, मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि हज प्रोसेस और हज प्रक्रिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम और कई विभागों के साथ साथ जो जद्दा में हमारे CGI हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम लग करके और हज को सुगम तरीके से, सरल तरीके से, सफल तरीके से हो सके, इस काम को करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के चलते और सऊदी अरब किंगडम के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके कारण हज 2020 और 2021 नहीं हुआ। और हमें इस बात को कहने में आपके माध्यम से खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से सबसे ज़्यादा इतिहास में हज यात्री हज यात्रा पर 2019 में जा चुके हैं। और ये संख्या जो है वो जितने भी देश हैं, केवल जो इंडोनेशिया है उसके कुछ हज़ार जो हैं वो ज़्यादा हैं। माननीय सदस्य जी को मैं केवल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग हज की दृष्टि से कई रिफॉर्म इस दौरान किए गए हैं। इन रिफॉर्म्स में जो आपने कहा हज सब्सिडी ख़त्म करना, उसके साथ साथ बिना महरम के साथ ही मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर जा सकेंगी, ये जो बाध्यता थी उसको ख़त्म किया गया और बिना महरम भी हज यात्रा पर हज़ारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हज यात्रा की और इस बार भी अगर हज होगा तो ज़रूर करेंगी। उसके साथ साथ हमने 100% पूरी की पूरी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल बनाया है। और मुझे इस बात को कहने में इस सदन में खुशी है
कि भारत पहला देश है जिसने पूरी की पूरी अपनी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल किया है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आई है, जो मिडिल मैन है उनका खात्मा हुआ है और सरल और सफल तरीके से हज यात्रा हो रही है। उसके अलावा ई टैगिंग की व्यवस्था इसी दौरान 3-4 सालों के अंदर हमने की है। ई मसीहा यानी कि जो भी हज यात्री जाते हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके सुरक्षा की सुविधा की व्यवस्था हम यहाँ और सऊदी अरब में जो हमारा काउंसलेट है वो करता है। मोबाइल ऐप इस बार हमने जितनी इससे पहले 3 सालों में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं डिजिटल आ रही हैं या मोबाइल ऐप के ज़रिए आ रही हैं। उसके अलावा जो है वो हमने आपको बताया कि जो बाध्यताएं थी वो ख़त्म की हैं। उससे जो आपने एक बात कही कि हज सब्सिडी के ख़ात्मे का जो है वो आपको फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा क्या हुआ है मतलब उसका लाभ क्या हुआ। देखिए हज सब्सिडी हमारे समय तो हमने तो की नहीं थी। हज सब्सिडी तो बहुत दिनों से एक झुंझुना था, झुंझुना भी नहीं था बल्कि एक छल था, पॉलिटिकल छल। मैं आपको केवल इतना जानकारी देना चाहता हूं कि हज सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हमारी सरकार की ट्रांसपेरेंसी, हमारे सरकार की नेक नियति का नतीजा है कि जब सब्सिडी थी तो श्रीनगर से जो हज यात्री हज यात्रा पर जाते थे उन्हें देना पड़ता था 1,97,783 रुपीज़, 1,97,783 रुपीज़। और जब हमने हज सब्सिडी खत्म कर दी तो हज यात्रियों को कितना देना पड़ रहा है? 86,000। उसी तरह से मंगलुरु में जो हज यात्री हज सब्सिडी के साथ जाते थे उनको 1,33,400 कुछ देना पड़ता था। हज सब्सिडी खत्म करने के बाद 80,000 रुपया बेंगलुरु के हज यात्रियों को देना पड़ा। भोपाल से लेकर के, नागपुर से लेकर के, मुंबई से लेकर के सभी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में हज सब्सिडी खत्म तो हुई लेकिन हज का किराया नहीं बढ़ा। इसका मुख्य कारण है कि बिचौलियों का और जो बीच में इस तरह के लोग जो गड़बड़ झाला करते थे उनका खात्मा हुआ है। अब सवाल है हज सब्सिडी हज कमेटी का। आपने जो कहा हज कमेटी के न बनने से सारे काम रुक गए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हज प्रक्रिया में अलग अलग विभाग, अलग अलग संस्थाएं लग करके काम करती हैं, उसमें हज कमेटी का भी महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका है। लेकिन क्योंकि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के कारण हज नहीं हो पा रहा है, वो प्रक्रिया अभी जो है वो प्रोसेस में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी ने PIL वगैरह की, उसकी वजह से हम उसका पूरा डिटेल आपको आंसर नहीं दे पाया और इसलिए मैंने कहा है कि मैटर इज सब जुडिस। माननीय सदस्य। सर, माननीय मंत्री जी ने इधर उधर की बात खूब करी, लेकिन जो स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन था कि हज कमेटी पिछले 2.5 वर्ष में क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई, कोर्ट में कोई पुराना हज कमेटी का मेंबर सर दिसंबर में गया है, आपको परसों नोटिस मिला है 3 तारीख को, और आप कह रहे पैंडेमिक के चलते हज कमेटी को, ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है कि सेंट्रल हज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है। कितनी स्टेट में हज कमेटी इस काम कर रही है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने इस दौरान अगर हज कमेटी होती तो आप कंसल्ट करते। आपने 11 डिसएम्बार्केशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया, चेन्नई से खत्म कर दिया, वाराणसी जहां से पूरा पूर्वांचल, बिहार, ईस्टर्न यूपी के हाजी लोग जाते थे, वो खत्म कर दिया। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप रिकंस्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खाली अपने कंट्रोल में रख के जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा? सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए 2 मेंबर यहां से जाने चाहिए, आपने क्यों नहीं आज तक लिए? हज कमेटी क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट की? सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप कहते हैं, आपका नारा है सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हज कमेटी वाले भी प्रयास करें ना। आप सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। माननीय सदस्य, भाषण नहीं, ये प्रश्न काल है। गलत बात, आपकी बात कोर्ट में नहीं आएगी। माननीय मंत्री। सर,
माननीय सदस्य बहुत आप उनकी तरफ जो मेरी जब देख के माननीय जवाब दो, सदस्य सुनो मत उनकी बात, कोई खुद ही- रिपोर्ट नहीं है। माननीय सदस्य खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि 2 सालों से क्यों नहीं हुआ। अभी मैंने उनके ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज यात्रा नहीं हुई, और हज यात्रा नहीं हुई जिस पूरे देश और पूरी दुनिया उससे दो चार रही है। उसके अलावा हमने कहा कि वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, किसी सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL किया, वो मैटर सब जुडिस है। इतना हमने तो बहुत सिंपल सा जवाब दिया है, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? माननीय अब्दुल खलीक जी। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछने के मौका देने के लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने बोला ये साफ जुडिस है, क्यों साफ जुडिस है वो नहीं बोला। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने सटीक ही पूछा, सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जहां इस हाउस से भी 2 मेंबर जाते हैं, उसका भी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए आपसे मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप नॉमिनेट करते हैं, तुरंत हज कमेटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल वक्फ काउंसिल इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और जो हज सब्सिडी तब बोला गया था, ये जो सब्सिडी का पैसा से मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलप होगा, और प्रश्नकर्ता ने प्रश्न भी पूछा था, लेकिन मंत्री जी ने वो जवाब नहीं दिया। ओके, जो माननीय पोस्ट मंत्री मैट्रिक जी। तो है, लेकिन क्या हुआ वो जवाब चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड है और वो काम कर रही है। थैंक यू। कनीमोजी जी। More than 10,000 applicants for Hajj pilgrimage are waiting in Tamil Nadu. On the other day, I raised the issue. I want to know whether the Chief Minister whether any response to Chief Minister Tamil Nadu's letter, which he has written long back. We are waiting for the answer. The government of Tamil Nadu is waiting for the minister's answer. धन्यवाद। I want to know an affirmative answer to restore Chennai as ferrying point. थैंक यू। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय बालू जी, आपके निर्देश पे हम लोग बाद में भी मिले थे। जो इस बार का हज हम लोग उम्मीद जगाए हुए हैं कि इस बार हज हो, तो इस बार का जो हज है वो एक विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, और हज करने के लिए हमें सऊदी अरब किंगडम जाना होता है, और उस सरकार के जो भी प्रोटोकॉल और जो दिशा निर्देश हैं उसका हम पालन करते हैं, और हमें करना ही चाहिए। सर, इन सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट जो हमारे एजेंसीज हैं, मैं बताता हूँ। बालू जी, आई विल लेट यू नो। बालू जी प्लीज। नो बालू जी। आई एम इन्फॉर्मिंग यू। माननीय मंत्री जी। सर, इसके दृष्टि से जो बात अभी बालू जी कह रहे हैं, ये बात सही है कि 21 एम्बार्केशन पॉइंट थे, यानी 21 हवाई अड्डों से हज यात्री जाते थे। अब जो है इस बार 10 हवाई अड्डों से जाने का, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं बाइलेटरल एग्रीमेंट का। ओके, सऊदी अरब से बाइलेटरल एग्रीमेंट होगा, उनके क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या चीजें होंगी, वो उसके बाद हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 163 श्री अरुण कुमार सागर।